तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर यदि जुड़ने के साथ आपका मैट्रिक का जो नंबर आएगा काफ़ी अच्छा आने वाला है। और यदि इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। उसमें हम हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, साथ ही साथ मॉडल पेपर को हम फुल्ली सॉल्व करवा दिए हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यदि आप साइंस का और संस्कृत का और हिंदी का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव निःशुल्क आपको वो क्वेश्चन को कराया जाता है जो कि आपके वायरल तो क्वेश्चन होते ही हैं, साथ ही साथ मैट्रिक के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टकराएगा। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो जो है वो मेनली साइंस का वीडियो होने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। सारे चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ऐसा फोकस दूरी है हमें दर्पण में बताना है जिसका जो फोकस दूरी कैसा होता है तो ऋणात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है दोस्तों, तो ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमको बताना है कि दर्पण का जो फोकस दूरी एफ है, यानी कि एक दर्पण है जिसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों, एफ दिया हुआ है, और वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में हमको संबंध बताना है क्या होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दर्पण में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या का जो संबंध होता है वो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बटा 2 होता है, यानी कि ऑप्शन मेरा बी इक्वल टू राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी कि कोई मनुष्य जो है किसी वस्तु को देखने के लिए उसके बीच का, यानी कि वस्तु का मानव नेत्र के बीच का दूरी कितना होगा, तो याद रखिएगा हमेशा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए श्वेत प्रकाश का जो कौन सा ऐसा रंग है, हमें श्वेत प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो गुजरने के बाद उसका जो रंग होगा वो सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि श्वेत प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं और यदि 7 रंग को यदि प्रिज्म से गुजारेंगे तो सब रंग है वो झुकता है, लेकिन सबसे कम कौन सा रंग जुड़ता है, तो लाल है। कौन सा रंग हो जाएगा दोस्तों, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानव आंख की रेटिना जो है वो किसके द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो ध्यान रखिएगा मानव आंख का जब रेटिना किसी वस्तु पर प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कैसा बनाता है, भासी बनाएगा, सीधा बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों वो जो होता है ना वो वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आकाश का जो रंग जो होता है वो नीला क्यों हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि आकाश को जो रंग होता है दोस्तों वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा नीला दिखने का एक ही कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, कि नीला दिखने का क्या कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो सबसे बड़ा बनता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक अवतल दर्पण ही है जो जिसका वस्तु का यदि प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है अधिकतर प्रकाश से होता है, क्योंकि प्रकाश से कन्फर्म है कि आपके 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्रकाश वाले चैप्टर को आप काफी मजबूत रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब प्रकाश से कैसा क्वेश्चन पूछता है, हम वही सब क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अब देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा लेंस, हमको लेंस बताना है। लेंस किसके रूप में बताना है, तो निकट दृष्टि दोष को, यानी कि एक लाइन में यदि कहा जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का लेंस को उपयोग करने के लिए आप हमेशा अवतल का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए निकट को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो निकट में हमेशा 3 शब्द होता है। निकट में कितना शब्द होता है दोस्तों, तो 3 शब्द होता है। तो निकट के लिए हमेशा याद रखिएगा, निकट यदि 3 शब्द है तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, और 4 किसमें कौन सा शब्द में बनता है दोस्तों, तो अवतल में बनता है। अवतल में आप ध्यान से देखेंगे तो अवतल जो है वो 4 शब्दों से बना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्रिक है, यदि इसी निकट को यदि आप पूछता कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा दूर में जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो 2 के बाद क्या आता है, 3, और 3 कौन शब्द होता है, तो उत्तल होता है। यानी कि दूर पूछे तो आप उत्तल मारिएगा और निकट पूछे तो आप हमेशा अवतल मारिएगा, क्योंकि निकट में 3 होता है तो 3 के बाद 4 बनेगा, तो 4 बनेगा मेरा अवतल। और दूर जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो 2 के बाद आता है 3, और 3 जो होता है मेरा उत्तल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हमको ऐसा उपकरण के नाम बताना है जो विद्युत धारा की क्या करता है, उपस्थिति को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर ही एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को यानी कि उसके प्रेजेंट को क्या करता है दोस्तों, तो दर्शाता है। अब देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि दाएं हाथ का जो अंगूठा जो था उसका नियम था। अब वो जो नियम था वो कौन व्यक्ति दिए थे, कौन साइंटिस्ट दिए, तो याद रखिएगा मैक्सवेल साहब थे। कौन थे दोस्तों, तो मैक्सवेल साहब। ठीक है, अब देखिए विभवांतर का हमको एसआई मात्रक बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट होता है। ठीक, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप संयोजन को यदि आप श्रेणी क्रम में रखेंगे तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी बढ़ेगा। यानी कि आप संयोजन को सीरीज में रखेंगे, श्रेणी क्रम के सीरीज में रखेंगे तो वो किसका रेसिस्टेंस क्या बढ़ेगा, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका मान रेसिस्टेंस का बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चुंबक बल जो होता है वो रेखा किस प्रकृति का होता है, यानी कि चुंबक जो होता है वो कैसा बल होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चुंबक बल जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, इसमें वास्तविक नहीं जुटेगा। ठीक है, अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, किलोवाट जो घंटा होता है, किलोवाट जो घंटा होता है दोस्तों, यदि इसका आप एसआई यूनिट पूछेंगे तो एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो जूल होता है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। अब देखिए, अब 1 किलोवाट हमको घंटा में हमको बताना कि कितने जूल के बराबर होता है। तो याद रखिए, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 10 के पावर 6 कितने जूल के, 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। हम सभी को पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा का होता है। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए, कौन सा लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब प्रकाश का जो पहला स्रोत कौन होता है, यानी कि प्राथमिक वन, यानी कि प्रकाश का जो प्राथमिक वन होता है वो कौन सा कलर का होता है। ध्यान रखिएगा, हरा, लाल, नीला, हरा, ये सभी इनमें से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र है जो रंगीन भाग का होता है, यानी कि मानव नेत्र में ऐसा कौन सा भाग है जो रंगीन भाग का होता है। मानव नेत्र की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आइरिस जो होता है ना, आइरिस, मानव नेत्र में एक आइरिस भाग होता है, वो कैसा कलर का होता है, तो रंगीन भाग का होता है। अब देखिए, एक एचपी कितने के बराबर होती है। एचपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। क्या होता है दोस्तों, हॉर्स पावर। तो आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसका याद रखिएगा एचपी कितने के वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, विशालक शीशा जो होता है जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो हम लोग उसको किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब किसी चालक से तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें गतिशील कण होगा, वो कैसा होगा, परमाणु होगा कि प्रोटॉन होगा या आयन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, चालक से यदि विद्युत धारा को यदि आपको प्रवाहित करना है, यानी कि विद्युत धारा को पास करना है, तो उसमें क्या होगा, कौन सा कण होगा दोस्तों, तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा कण होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसमें आयन नहीं होगा। अब देखिए, एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है। अब हमको बताना है कि एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है। आवेश, सॉरी माफ कीजिएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, इसको हम इसमें मेजर करते हैं, आवेश को और एम्पियर को इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे से हम मेजर करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर होता है। अब हमें कौन सा मात्रक बताना है जो वाट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जूल पर सेकेंड जो होता है वो वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। अभी एम्पियर से क्वेश्चन आया हुआ था ना, देखिए एम्पियर। और आवेश को कूलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर और आवेश। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन है। अब हमको ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस बताना, याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन जो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, शरीर में यदि भोजन पचेगा तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी। यदि शरीर में भोजन को आपको पचाना है तो उसमें कौन सी क्रिया लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना जो होता है उसमें उपचयन क्रिया लगता है। कौन सा क्रिया लगता है दोस्तों, तो उपचयन लगता है। अब देखिए, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें अभिक्रिया कौन सा लगाएंगे। देखिए, कली चूना
चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH का होल 2। ठीक है, आपको सिर्फ कली चूना पूछा जाए तो CaO मारिएगा, लेकिन इसमें आप जल डाल रहे हैं यानी कि OH का होल 2। ध्यान रखिएगा, यदि आप चूना में यदि आप गर्म पानी आप उसमें डालेंगे वो उबलने लगता है। उबलने लेने का मतलब है कि वो जब चूना में यदि आप उसमें हाइड्रोजन यानी जल डालेंगे तो उसको हीट करेंगे तो देखिएगा आप वो बुलबुला करने लगता है, वो उसमें थोड़ा सा एयर टाइप का बनने लगता है। तो उसमें हमको बताना है कौन सी क्रिया होगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो क्रिया होगी वो उसमें उष्माशोषी क्रिया होगी। उष्माशोषी इसलिए क्रिया होगी क्योंकि उसको हम हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों? उसको हम हीट दे रहे हैं जल के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अब हमको इसमें से सबसे अभिक्रियाशील बताने की यानी कि मोस्ट रिएक्टिव हमको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन है, जो सब किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, Au जो है वो सबसे ज्यादा इनमें से क्या करेगा, सबसे अभिक्रियाशील धातु रहेगा। ठीक है, अब देखिए चूना जल का रासायनिक हमको बताना है कि चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चूना जल का होगा ना वो CaOH का होल 2 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? CaOH का होल 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि चूना जल पूछा गया तो इसमें हम जल क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। अब देखिए कोई विलयन है उसको हम लाल लिटमस पत्र को हम क्या करेंगे, नीला कर देंगे, तब उसका पीएच मान बताना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि कोई भी पेपर होगा और उसको आप लाल से क्या कर दीजिएगा, नीला कर दीजिएगा। तो यदि लाल से यदि आप उसको नीला कर दीजिएगा तो याद रखिएगा उसमें जो है उसका पीएच मान जो होगा वो 10 भी हो सकता है, उसका 11 भी हो सकता है। यानी कि इस क्षेत्र में इस ऑप्शन के हिसाब से हम इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या चलेंगे दोस्तों, तो डी चलेंगे। अब देखिए एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में हमको कितना बंधन बनेगा हमें वो बताना है। तो देखिएगा एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बंधन बनता है, यानी कि उसमें कितना बॉन्ड बनेगा। ध्यान देखिएगा एल्काइन में जो होता है वो 3 बॉन्ड के बराबर होता है। ठीक है, कार्बन 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 के बीच में जो होता है 2 कार्बन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि ग्लूकोज का जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा दोस्तों। याद रखिएगा C6H12O6 के ग्लूकोज का सूत्र के बराबर होगा। अब देखिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। यदि आपका उच्च अम्ल है यानी कि वसीय अम्ल है और वसीय अम्ल को सोडियम लवण को में इंक्लूड करना रहा है, तब उसे क्या कहेंगे, याद रखिएगा उसे हम साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, साबुन कहेंगे। अब देखिए बॉन्ड CHO, बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसका अभिक्रिया मूलक में बताना है। तो याद रखिएगा बॉन्ड CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड बोलते हैं। यदि बॉन्ड OH रहेगा तब इससे हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। बॉन्ड OH को क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यदि क्वेश्चन इसको भी घुमा के पूछ देगा माफ कीजिएगा, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल ऊपर ऑक्सीजन रहेगा। तो ध्यान देखिएगा दोस्तों, कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड मिलना चाहिए। तो कार्बन देखिएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड मिल गया है, 1 2 और 2 इधर है, 4 बॉन्ड है। और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड मिलता है। देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन में एक कार्बन में 2 बॉन्ड आगे पीछे हो गया और 2 ऊपर हो गया और ऑक्सीजन यदि लगा हुआ रहे तो ये जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला बनता है किसका बनता है दोस्तों, तो कीटोन का बनता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है आपका फार्मूला अभिक्रिया मूलक से पूछ दिया, तो पर्सनल ग्रुप से भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है। पर्सनल ग्रुप से 3 ही सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो 3 फेवरेट कौन हो गया, एल्डिहाइड हो गया जिसका दिया हुआ है बॉन्ड CHO। ठीक है, इस लाइन को हम लोग दोस्तों बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड CHO का एल्डिहाइड दे दिया, एल्कोहल का पूछेगा तो बॉन्ड OH मार दीजिएगा, और कीटोन का पूछा जाएगा तो बॉन्ड कार्बन बॉन्ड और डबल ऊपर में ऑक्सीजन। ठीक है, ये कीटोन का फॉर्मूला होगा। आप इसको एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड का मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखिए यदि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, ठीक है, ना कि दाएं से बाएं की तरफ, हमको क्वेश्चन में बाएं से दाएं की तरफ पूछा गया है। यदि आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की यदि तरफ जाएंगे ना तो उसका जो परमाणु त्रिज्या जो होता है ना, परमाणु त्रिज्या यानी कि एक आइटम इसके बीच में ये जो परमाणु सेंटर के बीच में जो हम लोग खींचते हैं उसका जो परमाणु त्रिज्या होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो घटते चलता है। क्या करता है, वो घटते चलता है। अब देखिए निम्नलिखित में तत्वों को उसके अधातु गुण के आधार पर हमको उसके बढ़ते हुए क्रम में हमको सजाना है कि ठीक है, बढ़ते क्रम में किसके अनुसार, अधातु के गुण में। ठीक है, हमको धातु नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, हमें अधातु बोला गया, बढ़ते क्रम पे हमें सजाइए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो मेरा F आ जाएगा, F के बाद मेरा O आ जाएगा, O के बाद C हो जाएगा, C के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेरा बेरिलियम हो जाएगा, फिर लिथियम हो जाएगा, फिर कार्बन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद मेरा क्या काम करेगा, फ्लोरीन काम करेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है एकदम 37 नंबर ये मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर चैप्टर बाय चैप्टर, हम पूरे वीडियो में ये मेरा वीडियो क्वेश्चन आया हुआ है कि सिलिकॉन जो है वो क्या है।
धातु है या अधातु है या उपधातु है। तो ध्यान रखिएगा जो सिलिकॉन जो होता है वो मेरा उपधातु होता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि कौन ऐसा जो तत्व है जो कि प्लस में देता है, प्लस आयन देता है, ना कि ऋणात्मक आयन देता है। हमें कैसा आयन देता है, तो प्लस आयन देता है। याद रखिएगा सोडियम जो है वो प्लस आयन देता है, क्योंकि सोडियम के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। ठीक है। और सोडियम के बारे में हम बहुत चीज़ बताए हुए हैं। ध्यान रखिएगा सोडियम से आपके 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला कि सोडियम का यदि आपको वैलेंसी पूछेगा तो याद रखिएगा सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। नंबर 2 सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। नंबर 3 सोडियम को हम केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। नंबर 3 हो गया। सोडियम को हम किस में रखते हैं डुबा के दोस्तों, तो केरोसिन में हम लोग क्या करते हैं डुबा के रखते हैं। और नंबर 4 सोडियम को जो हम है ना चाकू से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम चाकू से बड़ी आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही क्या होता है मुलायम होता है। ये सोडियम के चार चीज़ आपको पता होना चाहिए। इन 4 चीज़ में से एक चीज़ आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो किस प्रदेश में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एक तरह का जीके क्वेश्चन में ये बना हुआ है कि टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था वो उत्तराखंड प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देखिए अभी हम तुरंत बोले थे कि सोडियम के बारे में आप जरूर जान के रखिएगा। अब देखिए सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि किससे हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सोडियम ही एक ऐसा तत्व है जिसे हम डुबा कर रखते हैं केरोसिन में। ठीक है। ये क्योंकि ये गंधहीन होता है। अब देखिए अपमार्जक से हम क्या बना सकते हैं, अपमार्जक जो है उससे हम क्या बना सकते हैं, सर्फ बना सकते हैं या शैम्पू बना सकते हैं या इजी या सर्फ एक्सल बना सकते हैं, या इनमें से सभी चीज़ को हम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा जो फेन होता है ना, आप लोग कपड़ा हम लोग कपड़ा जो घर में फीसते हैं या मम्मी लोग जो कपड़ा फीसती है या तो पानी में यदि हम थोड़ा सा उसको सर्फ मिला देते तो उसमें फेन होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको ऑप्शन में कुछ से किसी से मतलब कुछ नहीं रखिए। अपमार्जक का मतलब आप एक चीज़ जानिए, ये जो होता है ना एक तरह का ये फेन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये फैन होता है। ठीक है, फेन होता है। और जो फेन जो होता है ना वो फेन किस में होता है, सर्फ एक्सल में भी आप पानी में इसको मिलाएंगे तो इसमें थोड़ा सा फेन देखने को मिलेगा। शैम्पू में भी बालों पे हल्का लगाता है तो इसमें भी फेन होता है। इजी सर्फ में भी होता है। यानी कि इसको ऑप्शन डी जो हुआ वो तीनों में फेन होता है, इसलिए इसके ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे। ठीक है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में ही किया होता है, यानी कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसका बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग होता है, सीएनजी का, एलपीजी का या बायोगैस का या इसमें से कोयला का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सीएनजी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। अब देखिए अब इसमें एक अभिक्रिया हमको दिया हुआ है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए यहाँ पे Cu है प्लस O2 है। ठीक है, Cu प्लस O2, ये Cu प्लस O2 जो है दोनों आपस में रिएक्शन के साथ इधर क्या कर रहा है दोस्तों, आपस में चिपक गया है। ध्यान से देखेंगे Cu अब बीच में क्या है दोस्तों, बीच में प्लस है और उसके बाद O2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, O2 है। और रिएक्शन के बाद क्या कर रहा है, रिएक्शन के बाद देख रहे हैं दोनों आपस में क्या कर रहा है, चिपक रहा है। Cu आपस में क्या कर रहा है, चिपक रहा है। 2 को आप थोड़ा सा देने के लिए उसको भूल जाइए कि 2 है। ठीक है, यदि 2 रहेगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह का समझिए कि Cu इधर समझिए इस अभिक्रिया में कि Cu अब बीच में प्लस O2 है, दोनों रिएक्शन के बाद क्या कर रहा है दोस्तों, चिपक रहा है। Cu आपस में क्या कर रहा है, चिपक रहा है। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया, ये भी एक तरह का हमारा क्या है, तत्व है, और ये भी एक तरह का ऑक्सीजन में क्या एक तरह का हमारा तत्व है। यानी कि दो तत्व आपस में मिलकर एक पूरे Cu आपस में मिल जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यौगिक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो तत्व आपस में मिल जा रहा है, एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो उस चीज को हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, आपस में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है जो कि संतुलित नहीं है, यानी कि वो बैलेंस नहीं है। हमें कौन सा ऐसा समीकरण पहचानना है जो कि बिल्कुल ही बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें यदि आप देखिएगा पहला ऑप्शन में यदि आप ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन 2 पीस से और क्लोरीन भी क्या है 2 पीस से, और रिएक्शन के इधर देखिएगा तो 2HCl, यानी कि ये तो बैलेंस हमें लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी को यदि आप ध्यान से देखेंगे फिर से
तो ऑप्शन बी मेरा बोल रहा है कि PbNO3 और इसका होल 2 दिया हुआ है, PbNO3 और इसका होल 2 दिया हुआ है। और रिएक्शन के बाद इधर देखेंगे PbO अलग है, प्लस NO2 अलग है और प्लस ऑक्सीजन अलग है। इसका मतलब कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 इधर कितना 4 और एक इधर कितना 5 ही पीस है, यानी कि ये तो अनबैलेंस लग रहा है। यानी कि इस हिसाब से मेरा ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन सी भी ध्यान से देखेंगे तो H2 इधर भी दिख रहा है और O2 इधर भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन भी 2 पीस और हाइड्रोजन भी 2 पीस, ठीक है। तो अभिक्रिया के इधर तो बिल्कुल हमको साफ दिख रहा है। और ऑप्शन डी हम देखेंगे तो 2K है, यानी कि K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम 2 पीस है, Cl 2 पीस है, ऑक्सीजन जो है वो 3 इधर है और 2 इधर है, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब रिएक्शन के इधर देखते हैं, K मेरा 2 पीस बिल्कुल सही है, Cl मेरा 2 पीस बिल्कुल सही है और ऑक्सीजन देखेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 6 बिल्कुल, यानी कि मेरा डी भी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल गलत होगा, यानी कि संतुलित यानी कि बैलेंस यही नहीं है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए उदासी बिलियन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, हम सभी को पता है कि उदासी जो बिलियन होता है वो फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। वो 7 होता है, कितना होता है दोस्तों 7 होता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है बाबू बीक अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है बीक, ठीक है। जो सबसे कमजोर अम्ल होगा उसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि इसमें HNO3 ये जो अम्ल होता है ना HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 को हम लोग कौन सा अम्ल बोलते हैं दोस्तों, तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। इसका आप लोग इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और HCl जो होता है वो ये भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल की बात करें तो 3 ही जो ऐसा अम्ल है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक होता है HCl, एक होता है नाइट्रिक अम्ल और एक होता है H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये 3 अम्ल जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल के गिनती में आता है, ठीक है। ऑप्शन में यदि आपको ये 3 चीज़ दिख जाए, नाइट्रिक अम्ल दिख जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिख जाए और सल्फ्यूरिक अम्ल दिख जाए, अब पूछे कि ये वीक अम्ल होता है यानी कि दुर्बल अम्ल होता है, तो आप बिल्कुल उसमें नेगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये दुर्बल अम्ल होता ही नहीं है। ये तीनों जो अम्ल होता है दोस्तों ये तीनों स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है। यानी कि ऑप्शन सी जो मेरा होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कार्योलाइट जो है वो किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कार्योलाइट जो है हमें अयस्क के बारे में पूछा गया। ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन है। ये तांबा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है दोस्तों, तो तांबा का अयस्क होता है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम का परमाणु संख्या, पोटेशियम का परमाणु संख्या पूछा है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम 17 नंबर पे जो होता है दोस्तों, 17 नंबर पे क्लोरीन होता है, 18 नंबर पे दोस्तों आर्गन होता है और 19 नंबर पे दोस्तों क्या होता है, पोटेशियम होता है और 20 नंबर पे दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। मैं आप लोग से विनती करूंगा कि आप 1 से लेकर 20 तक आप लोग एटॉमिक नंबर बिल्कुल याद करके आने होके जाइएगा क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, कभी कभी आपका सोडियम का पूछ देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के हमारे ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि फॉर्मिक अम्ल के बारे में आया है। किसका में आयुपेसी नाम बताना है कि फॉर्मिल एप का आयुपेसी नाम क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मिल अम्ल का जो आयुपेसी नाम जो बनेगा वो मेथनोइक अम्ल बनेगा। कैसा अम्ल बनेगा, आयुपेसी के नाम मेथनोइक अम्ल, ठीक है दोस्तों। और ये मेरा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो का अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। यदि साइंस का ये बहुत वायरल क्वेश्चन था दोस्तों, आपके एग्जाम में कंफर्म है कि इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसे हम पहले मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिए। यदि आप यकीन मानिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर हम वीडियो करा चुके हैं और प्लस साइंस का और वीडियो मेरा आने वाला है। यदि आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, कंफर्म है आपको 350 प्लस मार्क्स लाने के लिए मैट्रिक में कोई नहीं रोक सकता है। बस खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है। आपको ये जितना हम क्वेश्चन कराएं दोस्तों, आपको याद नहीं करना है कि हाँ आपको याद करके चले जाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार आपको क्वेश्चन को देखना है और देखकर आपको सिर्फ पढ़ना है दोस्तों कि हाँ CHO कभी क्रियामूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, CHR भी क्रियामूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। बस एक बार सिर्फ पढ़ते जाना, उसके साथ आंसर भी पढ़ते जाना है। ऐसे क्या होगा ना कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और एग्जाम हॉल में भी आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आंसर क्या करेगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन भी पढ़िएगा ना, हाँ CHO का मतलब तो एल्डिहाइड होता है, एल्कोहल तो होता नहीं है। बस आपको तुरंत वहाँ पे क्या करिएगा, घेरा मार के आ जाइएगा। बस आपको सिर्फ फास्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का
हॉल 2, सुना जल का रासायनिक सूत्र होता है COH का हॉल 2। इस तरह आपको एकदम फास्ट में पढ़ते चलना है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एक ही चीज को आप 3-4 बार पढ़ेंगे ना, स्कोर करते चलते रहेंगे, आप देखते चलेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको एग्जाम में काफी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें इस सब्जेक्ट से डाउट हो रहा है, हमें उस सब्जेक्ट से डाउट हो रहा है, हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, हमारा वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, हमें इससे प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा मैथ का वो चैप्टर छूटा हुआ है। तो आप यकीन मानिए हमें उतना प्रश्न होगा। ठीक है, आप यदि आप इससे कोई और अब हमसे विनती है तो आप हमें बोलिएगा कि हाँ हमें इस चैप्टर से हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो हम आपका हेल्प करेंगे, हमसे जितना होगा हम आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।